हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द ड्यू बीएससी फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स। दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। अगर आपको सिलेबस या पीवाईक्यू को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन है तो घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के फॉर्मूला शीट रिवीजन। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इस पार्ट का हम फॉर्मूला शीट देखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट करोगे मुझे तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पर भी एक फॉर्मूला शीट रिवीजन टाइप वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी आपको अगर वन शॉट वीडियोस चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास वन रिडबर्ग क्या होता है। सो वन रिडबर्ग इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है हमें? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू कैन से वन रिडबर्ग इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम एटॉमिक यूनिट की बात करें, सो वन रिडबर्ग इज 0.5 एटॉमिक यूनिट, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, डेट इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। सो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका एक्सप्रेशन हमारे पास होता है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस सी। एंड अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ये हम बहुत जगह पे यूज करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड अल्फा की वैल्यू हमारे पास होती है 1/137। अच्छा सॉरी गाइज, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया कि अगर आपको इस फॉर्मूला शीट का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना। मैं आपको जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन कर दूंगा, वहां से आप इस फॉर्मूला शीट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्प्लिटिंग होती है, अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें फाइन स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारी जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? 2s+1 L लेवल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फाइन स्ट्रक्चर डायग्राम स्प्लिटिंग कैसे होती है वो सब समझाऊं तो अगेन यू हैव टू कमेंट। जब आप कमेंट करोगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसके बाद अगर हम स्प्लिटिंग इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि हम जीमेन स्प्लिटिंग बोलते हैं, जीमेन स्प्लिटिंग हमारे पास क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। और यू कैन से लेवल स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग, इसके अंदर लेवल्स कैसे स्प्लिट होते हैं? अकॉर्डिंग टू एमजे वैल्यूज। एंड एनर्जी ऑफ एनी लेवल is given by mu b gj mj into b, where mu b is your Bohr magneton, gj is known as Landes g factor। Landes g factor का एक्सप्रेशन क्या होता है? 1 प्लस j इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइड बाई 2j इंटू जे प्लस वन। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका जो 2j जे प्लस वन है ये सिर्फ j से स्टार्ट होता है, ये वन इस पूरे एक्सप्रेशन से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एम जे एंड देन योर बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ अब हमारे पास तीन तरह के एनर्जी करेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी करेक्शन ऑफ अ फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट। ई एन जे इज गिवन बाय ई एन 1 प्लस जेड अल्फा बाय एन स्क्वायर एन अपॉन जे प्लस 1/2 माइनस 3/4। दिस इज एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ अ फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट, ठीक है। जहां पर ई एन क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमारे पास तीन तरह के करेक्शंस आते हैं ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन। दैट इज फर्स्ट वन इज योर relativistic correction in kinetic energy, second is due to spin orbit correction and third is due to Darwin term। तो तीनों टर्म्स भी आपको लिखने आनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ लेवल्स होते हैं जिनको कि हम डीजेनरेट लेवल्स बोलते हैं। तो किन लेवल्स को हम डीजेनरेट बोलेंगे? टू लेवल्स हैविंग सेम एन वैल्यू एंड जे वैल्यू आर डीजेनरेट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना जब आप वो डायग्राम्स बनाएंगे स्प्लिटिंग वाले, तो उसमें ध्यान रखना कि आपके पास कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं। एंड सिलेक्शन रूल आपके पास क्या होता है कि डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू +-1 एंड डेल्टा जे शुड बी इक्वल टू 0, +-1, ठीक है। उन्हीं लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा जहां पर आपके ये दो सिलेक्शन रूल सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अब हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज गिवन बाय डेल्टा ई रिलेटिविस्टिक माइनस ई एन जेड अल्फा बाय एन इसका स्क्वायर 3/4 माइनस एन अपॉन एल प्लस 1/2।
अगर हम टोटल या नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट की बात करें तो डेट इज डेल्टा ई ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर माइनस ई एन जेड अल्फा बाय एन इसका स्क्वायर 3/4 माइनस एन अपॉन जे प्लस 1/2। इन दोनों फॉर्मूलाज में एक ही डिफरेंस है कि यहां पर एल है, यहां पर जे है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट निकाल रहे हैं तो हम एल यूज करेंगे, अगर हम टोटल या फिर नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट निकाल रहे हैं तो हम जे यूज करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं, इस माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस टर्म को हम यहां पे लिखते हैं एंड 3/4 को हम यहां पे लिखते हैं, तो वो आप देख लेना। ठीक है, जहां पर डेल्टा ई, अब देखो जो हमारा ई एन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड स्क्वायर के। तो ई एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड एक जेड स्क्वायर डिपेंडेंसी आपके पास यहां पर ऑलरेडी है। सो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड पावर 4। तो इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली कि आपको डेल्टा ई दे देगा दो डिफरेंट लेवल्स के लिए या दो डिफरेंट एटम्स के लिए, कन्फिग्रेशन के लिए दो डिफरेंट एटम दे देगा आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको वहां से एक चार चार में से एक कैलकुलेट करना होगा, चार वेरिएबल में से एक आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको एन की वैल्यू दे देंगे, एल की वैल्यू दे देंगे, जेड बता देंगे, अल्फा की वैल्यू आपको पता है 1/137, एन आप निकाल एन आपको गिवन होगा तो आप ई एन निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद आपके पास दो तरह की डिसोसिएशन एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करने के लिए, उसको उसके इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डेट इज योर डिसोसिएशन एनर्जी। अब दो तरह की एनर्जी होती है, डेट इज डिसोसिएशन एनर्जी D0 एंड इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, एंड इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, D0 that is dissociation energy is equilibrium dissociation energy DE minus half h nu, जहां पर हाफ एच न्यू हमारे पास क्या होता है, जीरो पॉइंट एनर्जी। एंड जीरो पॉइंट एनर्जी को अगर हम ओमेगा की टर्म्स में लिखे तो इट इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज, यहां पर फ्रीक्वेंसी किस में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में। यहां पे अगर आप इसी फॉर्मूलाज को लिखना चाहते हो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में तो आप लिखोगे D0 is equals to D0 minus half HC into nu। फाइन। अब हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी EV is equal to 2 times EE, where EE is your electronic energy, under root ME divided by MN, where ME is the mass of electron and MN is the mass of nucleus। ध्यान रखना ये ME MN पूरा अंडर रूट के अंदर है and multiplied by 2E। So this expression will give me the vibrational energy EV। अगर हम रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला थोड़ा सा सेम है 2E, लेकिन ये जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, ये हट जाता है। ठीक है, सो रोटेशनल एनर्जी इज 2 times इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंटू ME by MN। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गिवन होगी। हो सकता है आपसे रोटेशनल एनर्जी पूछ ले या फिर आपसे वाइब्रेशनल एनर्जी पूछ ले, या हो सकता है इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ ले। फाइन ना, अब हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास जैसे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ऐसे ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल जैसे गिवन होंगे हमें O2 F2 N2, उन मॉलिक्यूल्स की हमें मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो इस मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप पक्का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर 3 to 5 मार्क्स में। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो लिखोगे आप सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो सबसे पहले इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। सो सिग्मा स्टार 1s, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद आता है सिग्मा 2s, उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है आपके पास पाई ऑर्बिटल, पाई 2px, पाई 2py। दीज टू पाई 2px एंड पाई 2py, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इनके अंदर इनकी एनर्जी इक्वल होगी तो इनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे।
उसके बाद आपके पास आएगा सिग्मा 2pz, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये भी दोनों डिजेनरेट होते हैं, तो 2 2, एंड देन इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14। इस कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लो, याद करना बहुत आसान है। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2x, फिर पाई, फिर सिग्मा 2z, एंड उसके बाद इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है व्हेन योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड्स 14, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर 14 से ज्यादा होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्या आता है कि ये जो आपके पास सिग्मा 2pz है, ये यहां पे आता है पाई पाई ऑर्बिटल से पहले। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, देखो यहां तक सिग्मा स्टार 2s तक सेम है कॉन्फ़िगरेशन। ये जो सिग्मा 2pz है ये पहले आएगा सिग्मा 2pz2, उसके बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखना इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग पहले नहीं आएगा, एंटी बॉन्डिंग अपनी ही जगह पे रहेगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Then, with the help of these configuration, you can find multiple things. And one of the thing is bond order. आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। सो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मींस जिनके ऊपर स्टार नहीं है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मींस जिनके ऊपर स्टार है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो आप टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट्स करना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एग्जांपल, कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले के आपको समझाऊं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बिकॉज मेरे पास कोई और वे नहीं है आपसे कम्युनिकेट करने का। तो जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि इस वीडियो, इस टॉपिक पर वीडियोस बनाओ, तो उस पर ही मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का 0 आता है, देन यू विल से दैट द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अगर किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो होता है, देन यू विल से द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अब दो मॉलिक्यूल्स है जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे उन दोनों में से कौन स्टेबल है। सो मोर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मोर स्टेबल, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी से रिलेटेड आप दो पैरामीटर्स और कैलकुलेट कर सकते हो, डेट इज क्या वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, जैसे यहां पर होता सिग्मा स्टार 2p2, सिग्मा स्टार 2pz1 1, तो यहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, तो आप कहते हैं कि जो इस कॉन्फ़िगरेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड होगा, जैसे इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देन यू विल से दैट द मटेरियल और द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर। सो जैसे हमारे एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, सिमिलरली आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं। आपका मॉलिक्यूल रोटेट करता है, एंड उस रोटेशन के कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारा बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एंड दो स्पेक्ट्रा कोरस्पॉन्डिंग टू दोज रोटेशंस इज नोन एज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब आपको एक एनर्जी कन्वर्जन वैसे मेरे को पहले बताना चाहिए था, इसके अंदर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्पेशली आपको, अगर आपके पास जो एनर्जी है वो जूल के अंदर गिवन है, फॉर एग्जांपल कुछ भी 2.16 इंटू 10⁻⁻27 जूल लेट से, तो उस जूल वाली एनर्जी को अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हम एनर्जी को वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास जूल के अंदर एनर्जी गिवन है उसे एच से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एनर्जी किसके अंदर आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। अगर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर गिवन है तो उसको एच से मल्टीप्लाई कर दो, वो जूल में आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कन्वर्जन को ध्यान रखना कि अगर आपको जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई एच सी, अगर सेंटीमीटर इनवर्स को एच सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जूल में आ जाएगी। तो अभी यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अंदर मैंने एच सी से मल्टीप्लाई किया था, देखो यहाँ पे
कि अगर जूल के अंदर गिवन है तो इसको जो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है उसको HC से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फिर D0 एंड DE किसके अंदर रखने पड़ेंगे, जूल के अंदर रखने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है रोटेशनल कांस्टेंट का। रोटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर ध्यान रखना, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड एंड कहीं पर रोटेशनल कांस्टेंट, दोनों का सेम सिंबल है कैपिटल बी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपको रोटेशनल कांस्टेंट गिवन है। सो रोटेशनल कांस्टेंट बी इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, जहां पर बी आपका क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, आई इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप म्यू आर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होंगे, तो उन दोनों एटम्स का जो रिड्यूस मास होगा वो यहाँ पर म्यू होता है, ठीक है। म्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रिड्यूस मास को, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वेयर व्हाट आर m1 m2, m1 m2 आर द मासेस ऑफ atoms in the molecule। जैसे आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, so m1 will represent the mass of hydrogen molecule, m2 will represent the mass of chlorine atom, sorry, mass of hydrogen atom and mass of chlorine atom divided by mass of hydrogen plus mass of chlorine, so this will give me the reduced mass। r यहाँ पर होती है बॉन्ड लेंथ, उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कितनी है, दैट इज r। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आपके एग्जाम के अंदर। आपको दो मॉलिक्यूल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देंगे, आपको उनका रोटेशनल कांस्टेंट कंपेयर करना होगा, ठीक है। या हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स दे देंगे, आप उनका रिड्यूस मास कैलकुलेट करोगे, आपको बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड लेंथ का रेशियो पूछ लेंगे, दोनों का रोटेशनल कांस्टेंट का रेशियो पूछ लेंगे। सो एज मेनी एज क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, जस्ट किसी भी बुक को उठाइए, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए आपको जो बुक अगर आपको फॉलो करनी है तो बुक का नाम है जी अरुल दास, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं तो आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज योर रिजिड रोटर मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत रिजिड होता है, मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है, बहुत सारे अदर पैरामीटर्स फिक्स होते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे कैसे एनर्जी लेवल चेंज आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजिड रोटर मॉलिक्यूल। सो रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास जो एनर्जी होती है, अब मैंने बताया आपको बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, सो किसी भी एक रोटेशनल लेवल की एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, सो एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल इज गिवन बाय ई जे बी जे इंटू जे प्लस वन, वेयर व्हाट इज बी, बी इज योर रोटेशनल कांस्टेंट, जे इज द, जैसे हमारा क्वांटम नंबर्स होते हैं डिफरेंट, सो जे इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड जे की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो एनर्जी आपके पास आएगी ये आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। सो दिस इज एनर्जी ऑफ एनी रोटेशनल लेवल, बी जे इंटू जे प्लस वन। ध्यान रखना, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे तो बाकी के फॉर्मूलेज आप इसी से डिराइव कर सकते हो। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रोटेशनल लेवल जे टू रोटेशनल लेवल जे प्लस वन, तो इन दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, तो इन दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग सिंपली ई जे प्लस वन माइनस ई जे। तो उससे आपके पास फॉर्मूला आएगा एंड दैट एनर्जी विल कोरस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी न्यू बार जे। इस बार हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम सेंटीमीटर इनवर्स में लिख रहे हैं, मींस वेव नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन जो कि जे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम जे टू जे प्लस वन इज गिवन बाय, आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, ई जे प्लस वन कैलकुलेट करना, उसमें से ई जे माइनस कर देना, जहां पे जे है वहां पे जे प्लस वन पुट करना पहले, उसमें से ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस कर देना, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कितनी आएगी, 2b जे प्लस वन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये याद है, अगर आप ये भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
सिंपली इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको डिराइव कर लेना, 2 स्टेप का कैलकुलेशन है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट जे लेवल्स इज 2b। अगर आप किसी भी दो एडजेसेंट जे लेवल्स के बीच का सेपरेशन देखोगे, दैट विल बी इक्वल टू 2b। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमारे मॉलिक्यूल डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे फॉर विच पॉपुलेशन विल बी मैक्सिमम, इट मींस आपका किस लेवल के अंदर आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की। 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, लेट्स से लेवल 5 के अंदर आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स है, लेवल 4 के अंदर 50 है, लेवल 3 के अंदर 20 है, 10 एंड सो ऑन। तो किस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, वो आप कैसे फाइंड करोगे। उसके पास आपके पास फॉर्मूला होता है जे का। जे इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर, दैट इज के टी डिवाइड बाई 2b/hc, where k is Boltzmann constant, t is temperature, 2 into b is your rotational constant, h is your Planck's constant, c is speed of light, minus 1/2। तो इसको कैलकुलेट करना, -1/2 कर देना एंड उसको इंटीजर कर देना। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है जे की वैल्यू 4.16, तो आप इसको लिखोगे राउंड ऑफ करके 4, कि रोटेशनल लेवल 4 के अंदर आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो व्हेन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इज कंसीडर। अब देखो नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन पैदा होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है दोनों एटम्स की तरफ आउटवर्ड, तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, एंड दस वी कंसिडर दैट आवर मॉलिक्यूल इज नॉन रिजिड, उसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं है, ठीक है। नाउ द एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल बिकम्स, अब आपकी जो एनर्जी थी रोटेशनल लेवल्स की वो चेंज हो जाती है। चेंज क्या होती है, उसमें से एक टर्म यहाँ पर माइनस करते हैं, ये तो आपके पास सेम है, बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का स्क्वायर। जहां पर एक डी क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट, जे अगेन हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर। सो नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के अंदर ये ध्यान रखना, रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के अंदर ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, आप बाकी सब न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लोगे, सब क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट की थी फ्रॉम जे टू जे प्लस वन, सिमिलरली आप इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग सिंपली ई जे प्लस वन माइनस ई जे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल कोरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, एंड ये आपके पास कितना आएगा, 2b/j+1 माइनस 4d इंटू j+1 का क्यूब। फाइन। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट d एंड रोटेशनल कांस्टेंट b। इस b और d के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज दैट डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4b³ डिवाइड बाय न्यू बार स्क्वायर, वेयर फ्रीक्वेंसी दिस न्यू इज द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको बी दे देंगे, डी दे देंगे, आपको हो सकता है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ ले, हो सकता है आपको बी एंड न्यू, मतलब तीन में से कोई भी दो पैरामीटर आपको दे देंगे, थर्ड पैरामीटर आपसे पूछ लेंगे। अब अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि आपको दो मॉलिक्यूल देंगे जिनका आप रिड्यूस मास कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उनका रेशियो पूछ लेंगे आपसे डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी डिपेंडेंसी चेक कर लो कि रिड्यूस मास पर क्या डिपेंडेंसी है। B is proportional to, हमारा रोटेशनल कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, सो B क्यूब किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/म्यू क्यूब के। फ्रीक्वेंसी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√म्यू, ठीक है। सो न्यू स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/म्यू, सो न्यू एक कैंसिल हो जाएगा, सो D रोटेशनल सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू स्क्वायर। तो दो मॉलिक्यूल्स का आप लिख लेना D1, जैसे दो मॉलिक्यूल्स है D1 एंड D2, तो इनका रेशियो क्या आएगा, μ1 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। तो वहां से आपको दो मॉलिक्यूल का μ1 μ2 पता है, एक का डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट आपको दे देंगे, दूसरे का आपको पूछ लेंगे कैलकुलेट करना है, हो सकता है उनका रेशियो पूछ ले। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नो, अब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। सो वाइब्रेशनल, जैसे हमें रोटेशनल लेवल की
हर रोटेशनल लेवल की एक एनर्जी होती है, वैसे हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, एंड दैट इज गिवन बाय EV V प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा, जहां पे V क्या है हमारे पास, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वेयर V इज योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। V की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हर एक वाइब्रेशनल लेवल की हमारे पास एक डिस्टिंक्ट एनर्जी होती है, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें भी एज्यूम करते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हार्मोनिकली वाइब्रेट करता है, बट इन रियल मॉलिक्यूल्स हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनहार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं। सो एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, और द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, और यू कैन से मॉलिक्यूल, you can write molecule is given by V plus 1/2 nu E bar minus V plus 1/2 का स्क्वायर x E इंटू न्यू ई बार, जहां पे न्यू ई क्या बताता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से इक्विलिब्रियम वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। V आपके पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जहां पे x E हमारे पास होता है एनहार्मोनिक कांस्टेंट, जो इस एनहार्मोनिसिटी के कारण एक टर्म आती है दैट इज एनहार्मोनिक कांस्टेंट। अब जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, जब हमारे पास V की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस फॉर्मूले में जब आप V की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स ई इंटू न्यू ई बाहर। फाइन, दिस इज जीरो पॉइंट एनर्जी। सो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, न्यू जीरो बार इज योर वाइब्रेशनल फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, equilibrium oscillating frequency into 1 minus 2 times xe. So this is the relationship between आपको equilibrium fundamental vibration frequency and equilibrium vibration frequency oscillating frequency, एक आपको दे देंगे अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट दे देंगे, आपको पूछ लेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ। अब हमारे पास काफी तरह के ट्रांजिशन होते हैं, जिनको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन को बोलते हैं, जो कि v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 1 तक होता है, दैट इज योर फंडामेंटल ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन होता है फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 2। सेकंड ओवरटोन ट्रांजिशन होता है फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 3। तो इन ट्रांजिशंस को ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट में दे देंगे कि फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो वहां पे आपको खुद से मतलब खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 2 तक इसका ट्रांजिशन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स इन एनी स्टेट, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, V max is given by 1/2 times xe, where xe is your anharmonic constant -1। यहां पर आपके पास वही है, दिस इज डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी, एंड E0 इज योर जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी। यहां पर बस डिफरेंस क्या है कि जीरो पॉइंट एनर्जी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इससे पहले भी हमने एक ऐसा रिलेशन देखा था, वहां पे जीरो पॉइंट एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एच, सॉरी आपके पास जीरो पॉइंट एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एच न्यू या फिर हाफ एच सी न्यू। अगर इन सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, देन हाफ एच सी न्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने सेपरेटली रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस कर लिया, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस कर लिया, अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन आती है, इसको मैं डायग्राम के साथ आपको समझा सकता हूं। आप अगेन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या इन टॉपिक्स की इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि हाँ मैं अलग वीडियो में रोटेशनल स्पेक्ट्रा का कंप्लीट डिस्कस करूं, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूं, या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करूं। जिस भी टाइप की आपको वीडियोस चाहिए प्लीज आप ही मेरी हेल्प करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट line in R branch plus
फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन पी ब्रांच डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन, and the separation between first line of P branch and R branch is 4B। फर्स्ट लाइन का सेपरेशन कितना होता है 4B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन R ब्रांच माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन P ब्रांच इज इक्वल टू 4B, and separation between two adjacent lines in P and R branch is 2B। ठीक है, R ब्रांच आपके पास राइट हैंड साइड में होती है, P ब्रांच आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होती है। उनके बीच का जो एडजेसेंट लाइंस का दोनों ब्रांच के अंदर जो सेपरेशन होता है वो 2B होता है। फर्स्ट लाइन का बीच का सेपरेशन 4B होता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन इन P ब्रांच, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पास। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन इन R ब्रांच, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए कि P ब्रांच के अंदर आपके पास जो सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा J दैट इज इक्वल्स टू -1, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन इन R ब्रांच का सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा J शुड बी इक्वल टू +1। इसको हम डायग्राम की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बट सिंस दिस इज अ फॉर्मूला शीट रिवीजन वीडियो तो इसके अंदर हम फॉर्मूलाज को ही रिवाइज करेंगे। अगर आपको इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता है तो उसको आपको अलग वीडियो में समझना पड़ेगा मुझसे। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ P ब्रांच इज गिवन बाय न्यू जीरो बार। न्यू जीरो बार का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी -2B J प्राइम +1। अब यहाँ पे J डबल प्राइम आपके पास लोअर जो मतलब रोटेशनल लेवल होता है उसकी वैल्यू होती है, एंड J प्राइम इज योर अपर रोटेशनल लेवल। तो P ब्रांच आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आती है इसलिए आप इसको समझ सकते हो माइनस साइन, R ब्रांच आपके पास राइट हैंड साइड में आती है तो प्लस साइन। तो +2B न्यू जीरो बार +2B J डबल प्राइम +1। ध्यान रखना R ब्रांच के अंदर J डबल प्राइम आता है, P ब्रांच के अंदर J प्राइम आता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। अब आपके पास एक पोजीशन आती है बैंड हेड की। आपके पास दो तरह के बैंड होते हैं, दैट इज बैंड ओरिजिन जहां से आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है एंड जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी टर्मिनेट होती है उसको बोलते हैं हम बैंड हेड। सो द पोजीशन ऑफ बैंड हेड कोरस्पॉन्ड टू पी वैल्यू, उसकी जो पोजीशन है बैंड हेड की वो हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग पी वैल्यू। जहां पर पी वैल्यू स्मॉल पी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बी डैश प्लस बी डबल डैश डिवाइड बाय 2B डैश माइनस बी डबल डैश। अब बी हमारे पास है रोटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट लेवल्स के लिए हमारे पास दो डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स होते हैं। ठीक है, सॉरी दो डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट्स होते हैं। सो बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम डिवाइड बाय 2 टाइम्स बी डैश माइनस बी डबल डैश, बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम। ठीक है, दिस विल गिव यू द पी वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ पी दैट इज डिसाइडेड बाय कि आपके पास इन दोनों में से कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। सो इफ बी प्राइम इज ग्रेटर देन बी डबल प्राइम देन यू विल से बैंड हेड विल अकर इन पी ब्रांच विद नेगेटिव पी वैल्यू। तो पी को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अगर आपके पास जो बी प्राइम है वो लेस देन होता है बी डबल प्राइम से देन यू विल से बैंड हेड विल अकर इन आर ब्रांच विद पॉजिटिव पी वैल्यू। फाइन। अब एक फॉर्मूला और होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड क्यू ब्रांच, एंड एक आपके पास होती है आर ब्रांच। ये वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन जिसको कि हम जस्ट सिंबल डिफरेंट यूज किया है। ठीक है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन प्लस ये फॉर्मूला है आपके पास पी एंड क्यू की फॉर्म में। सो बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम इंटू पी प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम इंटू पी स्क्वायर। यहां पर होगा आपके पास बी माइनस बी प्राइम प्लस बी माइनस बी प्राइम, पी की जगह पे क्यू आ जाएगा, where p can take both positive and negative values and q can take only positive values। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स आपको जिन पर वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से।